प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली सुबह 11 बजे जलगांव में होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकोली जाएंगे, जहां करीब दोपहर 2:30 बजे उनकी दूसरी रैली होगी। पीएम मोदी इन रैलियों से पहले एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने इन दोनों रैलियों का जिक्र करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ की है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को मतगणना होगी। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की यहां सीधी टक्कर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से है। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। अमित शाह की पहली रैली सुबह करीब 11:15 पर कोल्हापुर में होगी। रैली से पहले अमित शाह कोल्हापुर में सुबह 10:15 पर महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाएंगे। कोल्हापुर के बाद अमित शाह की दूसरी रैली दोपहर 1 बजे सतारा में होगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पुणे जाएंगे, जहां करीब दोपहर 3 बजे उनके रोड शो का कार्यक्रम है। इसके बाद अमित शाह औरंगाबाद जाएंगे, जहां 5:30 बजे उनकी तीसरी रैली होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज 4 जनसभाएं करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम योगी लोनावला में पहली रैली करेंगे। इसके बाद सीएम योगी की दूसरी रैली दोपहर करीब 2:30 बजे नासिक में होगी। इसके बाद सीएम योगी 4:30 बजे औरंगाबाद में तीसरी रैली करेंगे और फिर शाम 7 बजे सीएम योगी की चौथी रैली नागपुर में होगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए हरियाणा के लोगों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा सुझावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पार्टी का संकल्प पत्र तैयार किया है। 32 पन्नों के इस संकल्प पत्र को महारे सपनों का हरियाणा नाम दिया गया है, जिसमें हर वर्ग से जुड़े लोगों को ध्यान में रखने की बात कही गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद को सबसे बड़ा मानवाधिकार के हनन का कारण बताया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में करीब 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन नागरिकों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, क्या उनके परिवारों का मानवाधिकार कुछ नहीं है? 40,000 लोग 1990 के बाद कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 40,000 लोग, उनके परिवारों का कोई मानवाधिकार नहीं। नक्सलवाद के चलते देश के कई जिले विकास से महरूम रहे। आज तक वहां विकास नहीं पहुंचा। मैं मानता हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद के जो भुक्तभोगी हैं, जो उसके हर्ट हुए हैं, उनसे बड़ा मानवाधिकार का हनन किसी का नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी मुंबई चली बीजेपी के साथ कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मरीन ड्राइव पर सैर करने आए लोगों के साथ बातचीत भी की। पूरी मुंबई चले बीजेपी के साथ इस कैंपेन के बीजेपी की शुरुआत हो चुकी है और खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी शुरुआत की है। और आप देख सकते हैं कि एक बड़े हुजूम के साथ वो वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वॉक एनसीपी से शुरू हुआ और अभी कंटिन्यू लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास तक लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम जो है वो खुद यहाँ पर इस कैंपेन रैली की शुरुआत करने पहुँचे हैं सुबह सुबह। और ये जो कैंपेन है, ये करीब 1000 इलाकों में जो है बीजेपी के अलग अलग नेता, अलग अलग विधायक, सांसद वो जो है कैंपेन को करेंगे और इसे का लगातार तमाम लाखों लोगों तक जो है पहुंचने की बीजेपी की कोशिश है। जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें उनके संपर्क करने की कोशिश है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टियां लोगों से आकर्षित करने के लिए तमाम तरीके अपना रही हैं। बीजेपी ने एक कैंपेन की शुरुआत के लिए है मुंबई चले बीजेपी के साथ और खुद मुख्यमंत्री लोगों के साथ यहां पर मरीन ड्राइव पर बात करें, लोगों के साथ यहां पर इंटरेक्ट कर। यहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौके पर मौजूद हैं और खुद जो है सीएम के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर
मौजूद हैं इस कैंपेन में। पूरे मुंबई में जो ये कैंपेन चलाया गया है, अलग अलग इलाकों में जो बीजेपी के नेता हैं इलाकों के, वो जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह का कैंपेन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जो है वो 21 अक्टूबर को होना है और उससे पहले पार्टियां तमाम जोर लगा रही हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, एक कोलाबा और दूसरा मलाबार हिल, और दोनों जगह बीजेपी के कैंडिडेट हैं और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर प्रचार रैली के जरिए जो है वो यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ उनके साथ, एक बड़ा हुजूम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का है वो चल रहा है। पूरी मुंबई चले बीजेपी के साथ इस कैंपेन की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मरीन ड्राइव से की है। पूरे मुंबई में जो है इस तरह का कैंपेन अलग अलग नेता करेंगे, लेकिन लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, आप बताइए। कैंपेन की शुरुआत हुई है, क्या लगता है पूरी मुंबई चले बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ ही चलना है, क्योंकि अभी उनको थोड़ा दिन चांस देना ही चाहिए। फडणवीस साहब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि एक्चुअल जो पब्लिक है वो क्या सफ़र कर रही है, क्या नहीं है, यहाँ क्या सुविधा होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभी तक बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी तक वो स्वच्छ भारत है नहीं है नहीं। सरकार के काम से खुश है? 5 सालों के जो काम किया है सरकार ने, डेवलपमेंट किया है, हम तो देख रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है? किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? ये मेट्रो बन रहा है, ये बन रहा है, सब कुछ दिख ही रहा है। कांग्रेस से तो बीजेपी का अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन सरकार बदली 2014 में, लेकिन मुंबई की जो स्थिति है बारिश के दौरान होती है वो नहीं बदलती है। तो क्या सोचती हैं, सरकार ने कुछ इस पर कदम उठाए हैं? जो नई सरकार है उठाए हैं, उनको टाइम देना चाहिए। कोई भी चीज़ को टाइम लगता है, तो वी शुड गिव इट टाइम। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब खुद अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के ईरान और सऊदी अरब के दौरे का विरोध तेज हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता एहसान इकबाल ने कश्मीर मुद्दे पर इमरान खान को घेरा और उनके विदेश दौरों पर सवाल उठा दिए। इमरान खान ने 1 साल तक विदेश दौरों पर नहीं जाने की बात कही थी, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दौरे पर जाने की वजह से वो अब विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। भारत की फौज की गोलियों का निशाना बन रहे हैं और हमारे वजीर आजम साहब चले हैं ईरान और सऊदी अरब की सुलह कराने। क्या आपने कश्मीर का मुकदमा जीत लिया? ये वो वजीर आजम है जो ये कहता था कि मैं 1 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मुल्क के मामलात ठीक करूंगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने घाटी के लोगों को भड़काने के लिए आर्थिक बदहाली की कगार पे खड़ा पाकिस्तान अब लोगों से टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरने की कोशिश में जुटा है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने के लिए 1,30,000 से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा है। टैक्स के ये नोटिस उन अमीरों को भेजे गए हैं जो ना तो टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं और पाकिस्तान की कंगाली की एक बड़ी वजह यह भी है। इससे पहले इमरान खान सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में भी भारी बढ़ोतरी करते हुए ऊपरी स्लैब को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया था। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ किया कि अगर उसने अपनी जमीन से आतंकवाद को नहीं रोका तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान को शांति से रहने की नसीहत दी। किसी भी देश को ऐसी नफरत के लिए और ऐसे हत्याकांड करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत तो वर्षानुवर्ष से कह रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने विकास की ओर, देश में शांति रहे इसके लिए काम करे, ना कि पाकिस्तान बर्बाद होता रहे और दुनिया के अंदर खून बहता रहे। इसलिए पाकिस्तान को सारी दुनिया चेता रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकियों के इस हमले में एक महिला समेत 8 लोग घायल हो गए, जबकि बीच सड़क पर हुए इस धमाके से धुएं का गुबार उठने लगा और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे।
जिस जगह ये हमला हुआ वहाँ खरीदारी कर रही एक महिला सड़क पर गिर गई, जिसे वहाँ मौजूद लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुँचाया। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है ये, लेकिन लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं सीआरपीएफ या पुलिस की, वो यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे मजीद कॉर्डन जो है वो टाइट किया जा रहा है या सर्च ऑपरेशन टाइट किया जा रहा है। जिस जगह पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया वहाँ चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ग्रेनेड गिरा है और उसके बाद जो यहाँ इर्द गिर्द लोग थे उनमें से 7 लोग बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे घायल हुए हैं। ये कांच जो है यहाँ पे टूटे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है पार्क की गई हों और जब ये धमाका हुआ तो उन गाड़ियों के भी कांच टूटे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि इस ग्रेनेड हमले में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की खोजबीन तेज कर दी गई। It's a grenade throwing incident. Now we are investigating and nobody is seriously injured. जम्मू कश्मीर के कठुआ में पंजाब की सीमा से लगे एक गांव पंडोरी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पंजाब में आतंकी हमलों की आशंका के बाद जारी हाई अलर्ट के तहत कठुआ के इस गांव में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए पुलिस और पैरामिलिट्री की कई टीमें गांव में पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फसलों को हटा कर एक एक कोना छानती रही। इस एरिया में अगर कोई आया है तो उसको ओवरकम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया है। पुलिस और पैरामिलिट्री की टीमों के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी टीमों ने बड़ी ही तफ्तीश के साथ आसपास के इलाके और खेतों की तलाशी ली, जबकि कई जवानों ने खेत के अंदर जाकर जांच की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने गांव वालों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इसके बाद सभी टीमें वहां से रवाना हो गईं। जम्मू कश्मीर हार्टिकल्चर विभाग ने साफ कर दिया कि राज्य में सेब के कारोबार पर आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटाए जाने का कोई असर नहीं पड़ा है। विभाग का कहना तो यह है कि इस बार पिछले कई साल के मुकाबले सेब की पैदावार बढ़ी है, जिससे सेब का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। वो इसलिए कि जब पैदावार ज्यादा होती है तो सेब की सप्लाई भी उसी के मुताबिक बढ़ जाती है। सेब की सप्लाई बढ़ने से किसानों को भी फायदा होता है और इससे कुल कारोबार में भी मुनाफे की उम्मीद बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर विभाग का कहना है कि उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार राज्य में सेब का कारोबार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगा। जो हमारा फ्रूट का एक्सपोर्ट है आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है एक्सपोर्ट हमारा है जो लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा। औसतन 300 से 400 ट्रक हर रोज सेब लेकर दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं और हॉर्टिकल्चर विभाग कह रहा है कि यह सिलसिला आगे तेजी से बढ़ेगा। हॉर्टिकल्चर विभाग के आंकड़ों ने यह बात पूरी तरह साफ कर दी कि राज्य में आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटाए जाने का सेब के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले तक लगातार यही चर्चा थी कि आर्टिकल 370 की वजह से राज्य में सेब के कारोबार को बड़ा नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा था कि कश्मीर के बागान तो सेब से लदे हुए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से किसान बागान से सेब तोड़ नहीं पा रहे। इसे बड़ी वजह बताते हुए सेब की फसल सड़ने का भी डर जताया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि इस बार जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार काफी कम हो सकती है, लेकिन ये सारी खबरें गलत साबित हुई। हॉर्टिकल्चर विभाग ने बताया कि इस सीजन में सेब की पैदावार लगभग 25 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। हर साल जम्मू कश्मीर में औसतन 20 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। मतलब इस साल सेब की पैदावार में भारी उछाल देखा जा सकता है और सेब का कारोबार भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक सिर्फ 9 अक्टूबर तक ही 4,40,000 मीट्रिक टन सेब का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। श्रीनगर में सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए दक्षिण कश्मीर के युवाओं में होड़ मच गई है। राज्य में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस भर्ती रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिलों से सैकड़ों की संख्या में युवा श्रीनगर पहुंचे। भर्ती के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गईं। More than 2,000 candidate has already come inside, and more of them are waiting outside the gate, and all of them will be included in the rally. भर्ती के लिए पहुंचे लोगों में सेना से जुड़ने का जोश साफ नजर आया। सर शौक तो बहुत है फौज में जाने के लिए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में आयोजित भर्ती रैली में 2000 से ज्यादा लोगों ने सेना का हिस्सा बनने के लिए फिजिकल टेस्ट दिया, जिन्होंने अपने जोश के जरिए आतंकवाद को भी मुंहतोड़ जवाब दिया।
जापान में 60 साल के सबसे शक्तिशाली तूफान हैजिबिस ने जमकर कहर बरपाया। अब तक इस तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा 73 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान के डर से जापान में रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, गलियां सुनसान हो गई हैं और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को वहां 144 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। वहीं जापान सरकार ने राहत और बचाव के बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सरकार ने 17,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। बताया गया है कि इससे पहले 1958 में ऐसा ही एक तूफान आया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक क्लब में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला और 2 आदमी हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खबर है कि क्लब में ये फायरिंग की घटना सुबह 7 बजे हुई। जर्मनी की कार कंपनी BMW की तीसरी सीरीज की कार को सुरक्षा के लिए दी जाने वाली रेटिंग में इस साल 5 स्टार मिले। एक क्रैश टेस्ट के बाद मिली इस रेटिंग के जरिए BMW ने कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जब उसकी 3 सीरीज की एक कार के नमूने का टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के दौरान BMW की एक कार टेबल जैसी दिखने वाली लोहे की एक चीज से टकराई। टक्कर के बाद कार के परखचे उड़ गए। इस टक्कर के जरिए कार में सुरक्षा के इंतजामों की जांच की गई। इसके लिए ड्राइवर और कार सवार लोगों की जगह 2 पुतलों को रखा गया था। जबरदस्त टक्कर की वजह से फौरन एयरबैग खुल गए। कार को दूसरी चीजों से भी टकरा कर देखा गया। यहां तक कि BMW की कार में दूसरी गाड़ी से टक्कर भी मारी गई। भारी भरकम सामान गिरा कर भी देखा गया। सुरक्षा की कैटेगरी में BMW पूरी तरह खरी उतरी। हालांकि वो एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की तीसरी सीरीज से अभी पीछे है, जिसने इसी साल 94% के साथ क्रैश टेस्ट पास किया। प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने दी। उन्होंने आगे बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 11 नवंबर को अमित शाह और 12 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे। अठ तरीक ਨੂੰ प्रधानमंत्री साहब आउणगे डेरा बाबा नानक। ਉਹਦੇ उद्घाटन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, SGPC ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ SGPC ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का दर्द एक बार फिर बाहर आ गया। आजम खान अपनी पत्नी और SP प्रत्याशी तंजीन फातिमा के लिए सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान अपने ऊपर हो रही कार्रवाई का जिक्र करते हुए आजम खान भावुक हो गए। भाषण के दौरान कई बार आजम खान के आंसू निकल आए। इस दौरान उनका गला भी भर आया। पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतने के बाद खुशियों के कितने पहाड़ टूटे, यही तो मिला। और यही मांगने तो मैं आता हूं आपके पास, यही मांगने आता हूं, मांगने आता हूं आंसू। बस आप बनाओ मेरा, हंसो मेरे ऊपर, कहो एक ढोंगी आता है, एक मजाक आता है, वो झांसू पर आता है और चला जाता है। चीन के जियांगसू प्रांत में एक पुल के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त वहां कई गाड़ियां गुजर रही, लेकिन तभी पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया और पुल के नीचे से गुजर रही गाड़ियां मलबे में दब गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीड़ भाड़ वाली सड़क के ऊपर बना पुल गिरता दिखा। हादसे के बाद राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ियां भी मलबे में फंस गईं, जिनको क्रेन के जरिए निकाला गया, जबकि पुल के नीचे दबी गाड़ियों को निकालने के लिए मशीनों की मदद ली गई। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद वहां से कई शव बरामद किए गए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक सिमी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ ATS ने हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब भागने की फिराक में लगे एक सिमी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पति पत्नी और बच्चे की हत्या के खिलाफ हैदराबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंककर विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने सूडान और तंजानिया के 2 विदेशी लोगों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक छात्रा को कुचल दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। यूपी के झांसी में जिला अस्पताल में कुछ लोगों ने मामूली बात पर एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बेमौसम मूसलाधार बारिश होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे एक अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी का एक स्टोर में भोजपुरी गाने पर डांस करने का वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया। मुंबई में आज होने वाली एजीएम में बीसीसीआई पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक फैन मैदान का सुरक्षा घेरा तोड़कर रोहित शर्मा के पैरों में लेट गया, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। कीनिया के दिग्गज धावक एलियूड किपचोगे ने सिर्फ 2 घंटे में 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी कर इतिहास रच दिया। हरियाणा में चुनावी मौसम के बीच बाउंसरों की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि चुनावी रैलियों में भीड़ से बचने और रुतबा दिखाने के लिए बाउंसरों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो किसी भी सियासी कार्यक्रम में नेताओं के आसपास मौजूद रहते हैं और भीड़ को उनसे दूर रखने की कोशिश में जुटे रहते हैं। चुनावी मौसम में डिमांड बढ़ी तो बाउंसर बनने की चाहत में जिम पहुंचने वालों की भीड़ भी बढ़ गई। अपनी सेफ्टी पर्पस सबके लिए चाहिए, इसलिए सभी जितने भी नेता हैं उनको सेफ्टी पर्पस के लिए भी यार थोड़ा अपना दबदबा दिखाने के लिए बाउंसरों को आगे यूज किया जाता है। बताया गया कि बाउंसरों की मांग बढ़ने के बाद उनको मिलने वाले वेतन में भी तगड़ा इजाफा हुआ है। जिन बाउंसरों को पहले एक दिन के लिए 1000 रुपए तक मिलते थे, अब उनको 3000 रुपए तक मिल रहा है। पेमेंट होती है 2000 से 2500 पर डे, कहीं ज़्यादा पैसे नहीं। अपना एन शहर दिल्ली गुड़गांव 2500-3000 पर डे का, उसमें चाहे 1 घंटे रखो चाहे पूरे दिन रखो। ओडिशा के भुवनेश्वर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू हैं और हिंदुत्व ही आधार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान भारत में हैं। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म से सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। अवैध हथियारों के कारोबार पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत अगर कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया तो उसे पूरी उम्र जेल में गुजारनी पड़ सकती है। बताया गया कि आर्म्स एक्ट में बदलाव के बाद किसी को भी 2 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक रखने की मंजूरी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने शादियों या दूसरे कार्यक्रमों में जश्न के दौरान होने वाली फायरिंग को भी अपराध घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अवैध हथियार बनाने, उनकी सप्लाई और मरम्मत करने का दोष साबित होने पर 14 साल की सजा या पूरी उम्र जेल में रहने की सजा दी जा सकती है। इनके अलावा किसी आपराधिक संगठन के सदस्य के पास अवैध हथियार मिलने पर 10 साल की सजा या उम्र कैद का प्रावधान रखा गया। बताया गया कि केंद्र सरकार आर्म्स एक्ट में बदलाव के इस प्रस्ताव को आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ओपन जिम में कुछ देर एक्सरसाइज की। इससे पहले उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में एक रैली भी की। जब सीएम योगी वापस जाने के लिए उड़ान से पहले बादली के पड़ौदा गांव में ओम प्रकाश धनखड़ के साथ हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई ओपन जिम में पहुंचे, जहां दोनों लोगों ने एक्सरसाइज की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता समेत उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई।
जिसके विरोध में बीजेपी नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मुर्शिदाबाद में आरएसएस के कार्यकर्ता और उनके परिवार की हत्या को लेकर के यहाँ पर कोलकाता में गांधी मूर्ति पर बीजेपी की तरफ से धरने का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिसके जरिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हत्याकांड के पीछे टीएमसी और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोगों के हाथ होने का आरोप लगाया और पूरे मामले के लिए ममता बनर्जी को भी जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी तो बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं है, वो तृणमूल का मुख्यमंत्री है। इसके साथ ही बीजेपी ने बंगाल में केंद्र सरकार के दखल देने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में राष्ट्रीय हिंदू संघ के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद हत्याकांड के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला फूंका। 2 दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता और उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध जताने के लिए राष्ट्रीय हिंदू संघ के कार्यकर्ताओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू संघ के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पीड़िता को 5 करोड़ का मुआवजा दिया या ममता बनर्जी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई आरएसएस नेता और उनकी गर्भवती पत्नी और 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार को घेर लिया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में माहौल बहुत खराब है और वहां हो रही राजनीतिक हत्याओं को रोका जाना चाहिए। अधीर रंजन ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले उनकी पार्टी के भी कई कार्यकर्ताओं की सियासी रंजिश में हत्या की जा चुकी है। बंगाल में कानून की स्थिति आज से नहीं, बहुत दिन से बदतर होते जा रहे हैं। खून खराबा बंगाल के हर दिन की मामला है, लेकिन ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये व्यक्तिगत रूप से मर्डर है, ये जांच पड़ताल के बाद ये पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कुछ महिलाओं ने मां की हत्या के आरोपी 2 बेटियों की पिटाई कर दी। आरोप है कि दोनों बेटियों ने अपनी मां की हत्या कर उनके शव को तालाब में फेंक दिया और जब शव मिला तो वहां कोहराम मच गया। इलाके के लोगों ने दोनों बेटियों को धर दबोचा और उनकी पिटाई कर दी। एक महिला डंडे से उन दोनों को पीटने लगी। तभी भीड़ में खड़ी एक और महिला सामने आई और एक लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगी। इस दौरान दोनों बहनें पिटाई से बचने की कोशिश करती नजर आईं और वहां मौजूद महिलाओं से न मारने की गुहार लगाने लगी। इससे पहले पुलिस भी लड़कियों से पूछताछ के लिए उनके घर में दाखिल हुई और जब पुलिस चली गई तो इलाके की कुछ महिलाएं घर में घुसी और दोनों बहनों को धक्का देते हुए घर से बाहर ले गईं। इस दौरान महिलाएं उन 2 लड़कियों से हत्या के कारणों के बारे में पूछती रहीं, लेकिन दोनों ने खुद को बेकसूर बताया। कारण হচ্ছে মা যায় মা বাড়িতে চলে আসবে সেজন্য আর কিছু আমরা হচ্ছে মা না কারণ মা এর আগেও এরকম করে গেছে। बताया गया कि पेशे से टीचर महिला को उनकी दोनों बेटियां पैसों के लिए पहले भी पीटती थीं। फिलहाल पुलिस ने मां की हत्या के आरोप में दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने दावा किया कि लाल सागर में उसके तेल ढोने वाले एक जहाज पर 2 बार मिसाइल से हमले किए गए। शिया बहुल देश ईरान के इस दावे के बाद सुन्नी बहुल सऊदी अरब के साथ तनातनी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान के जहाज पर हमला सऊदी अरब की एक बंदरगाह से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। पिछले महीने सऊदी अरब के 2 तेल प्लांटों पर हुए हमलों का आरोप ईरान पर लगाया गया था, जबकि इन हमलों की जिम्मेदारी यमन में सरकार से लड़ रहे विद्रोहियों ने ली थी। इन विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का खुला समर्थन मिलता है, इसलिए आशंका जताई गई कि ईरान के जहाज पर मिसाइल से हुए हमलों के पीछे सुन्नी बहुल सऊदी अरब का हाथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ लोगों ने एक होटल में घुसकर वहां काम करने वाले कर्मचारी की पिटाई कर दी। बताया गया कि होटल के कर्मचारी का इलाके के कुछ लोगों से पार्किंग पर विवाद हो गया था, जिससे नाराज इलाके के कुछ लोगों ने होटल में घुसकर वहां काम करने वाले कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। होटल के कर्मचारी पर कोई घूंसे बरसा रहा था तो कोई उसे लातों से मार रहा था, जबकि एक लड़का होटल के कर्मचारी को प्लास्टिक की कुर्सी से पीटता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले मारपीट करने वाले लोग कर्मचारी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद होटल के दूसरे कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। बाद में सीढ़ियों से होटल कर्मचारी को नीचे लाया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से ट्रक खराब होने के बाद उसका ड्राइवर
गड्ढों को भरने में जुट गया। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर हैदराबाद से पंजाब माल लेकर जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते ही सड़कों की हालत खराब हो गई और इंदौर कोटा हाईवे पर गड्ढे की वजह से उसका ट्रक खराब हो गया, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर सड़क के गड्ढों को भरने में जुट गया। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर सड़क के गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से भरता दिखाई दिया। हमारा को नुकसान हो गया, किसी और भाई का नुकसान नहीं हुआ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अभी गड्ढे के बारे में? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, गड्ढे बहुत भारी हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है गाड़ी वालों का। सिर्फ इंदौर कोटा हाईवे की स्थिति ही ऐसी नहीं है, बल्कि शहरों की सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़कों में हुए गड्ढों की वजह से उन्हें 2 घंटे का सफर 4 घंटों में तय करना पड़ रहा है। जाने में 2 घंटे लगते थे, आज 4 से 5 घंटे लगने लग गए हैं। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक खुदा हुआ है। यही नहीं, इलाके के लोग सड़कों पर हुए गड्ढों से बेहद परेशान हैं। आरोप है कि गड्ढों की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बड़ा बड़ा गड्ढे हो रहा है, पानी में तो बिल्कुल बेचारा कई बार मोटरसाइकिल वाले गिर गए, मारुति वाले गिर गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति का मैदान छोड़कर क्रिकेट के मैदान में उतर आए और फिर पिच पर जमकर बल्लेबाजी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया करुआ गांव में स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उद्घाटन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे स्टेडियम के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने सबसे पहले पिच की पूजा की और फिर हाथ में क्रिकेट का बैट लेकर बैटिंग के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उन्हें बॉलिंग की गई, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बल्लेबाजी का कौशल दिखाया। क्रिकेट खेलने के बाद मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनसे राजनीति से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए, जिस पर उन्होंने खेल के मैदान में राजनीति नहीं करने की बात कही। मैं खेल के मैदान में खड़ा हूँ और खेल के मैदान में ना मैं राजनीतिक प्रश्नों का जवाब देता हूँ, क्योंकि खेल के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति के मैदान में खेल जरूर होना चाहिए। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ के लोगों की समस्याएं भी सुनी। अमेरिका के टेक्सास में फेरारी कार चला रहे मुक्केबाज एरोल स्पेंस जूनियर एक भीषण हादसे का शिकार हो गए। रफ्तार काफी तेज होने की वजह से उनकी फेरारी बेकाबू हो गई और वो हवा में कलाबाजियां खाते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गई। देर रात होने की वजह से पूरी सड़क सुनसान थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार फेरारी पलटते हुए सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गई। फेरारी की रफ्तार इतनी तेज थी कि फुटपाथ से टकराते ही वो कई फीट हवा में उछल गई। फुटपाथ पर चढ़ने के बाद फेरारी किसी गेंद की तरह उछलते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। हादसे में फेरारी कार के परखचे उड़ गए। कुछ देर बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। हालांकि फेरारी के कई बार पलटने के बाद भी मुक्केबाज की जान बच गई और वो गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। गुजरात के जूनागढ़ में कुछ लड़कियों ने एक कार्यक्रम के दौरान सांपों के साथ गरबा किया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जहां 3 लड़कियां अपने हाथ में सांप पकड़े हुए स्टेज पर खड़ी दिखाई दी। इन लड़कियों के पीछे भी कई लड़कियां कतार बनाकर खड़ी थीं, जो गाना शुरू होते ही डांस करने लगीं। स्टेज के सबसे आगे खड़ी एक लड़की ने अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक बड़े सांप को पूंछ से पकड़ा हुआ था, जो अपना फन फैलाकर स्टेज पर इधर उधर रेंग रहा था। इस दौरान सांप ने डसने के लिए कई बार अपनी जीभ भी बाहर निकाली। वन विभाग ने बताया कि इन लड़कियों ने जिन सांपों को पकड़ा हुआ था, उनमें से एक कोबरा भी था। तो उसमें से एक जो सांप था वो कोबरा था। ऑर्गेनाइजर हैं उनको और जिन्होंने वो जो सांप हैं वो सप्लाई किए हैं उन लोगों को, और 5 टोटल गुनहगार हुए हैं और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। इस कार्यक्रम के वक्त स्टेज के आसपास काफी लोग मौजूद थे। हालांकि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदी सरकार पर कांग्रेस नेताओं ने बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सफदरजंग रोड पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी। वहीं एक कार्यकर्ता एक पिंजरे में बैठा नजर आया। देख सकते हैं साहब, कुछ शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इसकी क्या वजह रही है सर इस बार ऐसा? देखिए, वजह यही रही, इसी तरीके से जिस तरीके से आज पिंजरे में एक व्यक्ति कैद है, इसी तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी सब जो है वो पिंजरे में कैद है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी का पुतला फूंका।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में लूटपाट की। बैंक के अंदर हुई ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि कुछ बदमाश एक बैंक में घुसे और हथियार के बल पर वहां मौजूद कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया। बदमाशों ने इन कर्मचारियों को बैंक के कोने में जमीन पर बिठा दिया, जबकि एक बदमाश एक बैग लेकर दूसरे केबिन में घुसा और बैग में पैसे भरने लगा, जबकि उसके साथी बैंक में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर काबू करते रहे। इस दौरान बदमाशों का एक साथी बैंक के एक कर्मचारी को पकड़कर एक लोहे के गेट की तरफ ले गया और उससे गेट को खुलवाने लगा, जबकि दूसरे बदमाश लोगों को काबू करते रहे। काफी देर की लूटपाट के बाद एक बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर बाहर निकला और दूसरा बदमाश बैंक के दूसरे हिस्सों में भी तलाशी लेता रहा। इस दौरान बैंक के डरे सहमे कर्मचारी चुपचाप जमीन पर बैठे रहे। लूटपाट की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी बैंक में पहुंचे और सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से बदमाशों की तलाश तेज कर दी। करीबन 4 से 5 के बीच में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 4 लोग हैं अज्ञात, उनकी पतारसी की जा रही है। बताया गया कि लूटपाट के दौरान बदमाश बैंक में मौजूद करीब 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक लड़के ने पुलिस स्टेशन के अंदर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि लड़का अपने पिता के साथ हुई मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज था, जिसका विरोध जताने के लिए ये लड़का अपने साथ पेट्रोल की कैन लेकर पुलिस थाने पहुंचा और फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। इससे पहले आत्मदाह की कोशिश करने वाले लड़के ने मामले के जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए। वो मुझे और मेरे फादर को, फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जो इस केस के आईओ हैं संदीप जी, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके पिता ने भी मारपीट की शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने का दावा किया। 3 दिन तक हमारा लड़का चक्कर काटता रहा। आईओ संदीप ने फोन उठाना ही बंद कर दिया और बहाना मारता रहा। कोलंबिया के बोगोता में शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे छात्रों का प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। ये छात्र शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन करने उतरे, लेकिन देखते ही देखते उनका प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। छात्रों ने उन्हें रोकने पहुंची पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे छात्रों के सामने पुलिस भी लाचार दिखी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की। इससे पहले वहां सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे और शिक्षा में सुधार के लिए मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ही कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने आसपास की इमारतों और दुकानों को भी नहीं छोड़ा। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से छात्र भड़क गए। हालांकि बाद में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा में एक ऑटो वाले को पीट रहे आदमी को रोकने पर कुछ लोगों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि ऑटो वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी, जिससे गुस्साए आदमी ने ऑटो चला रहे आदमी को पकड़ा और सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। अरे मार के भागा, नंबर क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ नंबर क्यों नहीं है? नंबर क्यों नहीं है? नंबर क्यों नहीं है? सड़क पर ऑटो वाले को पिटता देख वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन ऑटो वाले को पीट रहा आदमी उन्हीं से उलझ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस तेज हो गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। मुझे मार के आया यहाँ से, मैंने उसको पकड़ा, उससे पूछा नंबर क्यों नहीं है, तो वहाँ पर हीरोगिरी करने पहुँच गए यहाँ से नेता लोग। जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने भी ऑटो वाले को पीट रहे आदमी और उनके साथियों पर बदसलूकी के आरोप लगा दिए। पूरी भीड़ तमाशा देख रही है। हमने केवल उनसे ये कहा कि भाई तुम इसको गरीब को क्यों पीट रहे हो। इतने में आके आप सबके सामने बोला तुम कौन होते हो।